नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल भीष्म अकादमी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों को लेकर आए हैं और ये हिंदी साहित्य में अन्य टॉपिक की अपेक्षा थोड़ा जटिल माना जाता है। तो आज हम काव्य शास्त्र के प्रश्नों को व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और दोस्तों, यदि ये सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक के लगभग 13,000 प्रश्नों को व्याख्या सहित एक एक फैक्ट पढ़ चुके हैं। और हम हिंदी साहित्य में सरस्वती गोविंद की पुस्तक हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास और पुनीत कुमार राय की पुस्तक को भी हमने विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। यदि इन सभी वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट के लास्ट में इसी वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं काव्य शास्त्र के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? तो काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम तो रस संप्रदाय भरत मुनि है, इनका समय है 2री शताब्दी। और अलंकार संप्रदाय भामह का है, तो अलंकार संप्रदाय इनका समय है 6वीं शताब्दी। और रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं वामन, आचार्य वामन। और वक्रोक्ति संप्रदाय के कुंतक हैं। औचित्य संप्रदाय के औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर गलत है। तो देखते हैं सीधे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। उपर्युक्त काव्य संप्रदायों का विकास क्रम इस प्रकार है। तो काव्य समुदाय काल क्रम और प्रवर्तक रस संप्रदाय विक्रम पूर्व 2वीं शताब्दी से 2वीं शताब्दी विक्रम तक, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच, इसके प्रवर्तक भरत मुनि है। अलंकार संप्रदाय 6वीं शताब्दी है और इसके प्रवर्तक आचार्य भामा है। और रीति संप्रदाय 8वीं शताब्दी या 800 ईस्वी, इसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है और इनका समय 9वीं शताब्दी। वक्रोक्ति संप्रदाय, इनका समय 10वीं से 11वीं शताब्दी का मध्य भाग, कुंतक है। और औचित्य संप्रदाय 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, इसके प्रवर्तक क्षेमेंद्र। उपर्युक्त तथ्य नोट दिया हुआ। उपर्युक्त तथ्य रामचंद्र तिवारी व डॉक्टर नगेन के काव्य शास्त्रीय विश्लेषण पर आधारित है। और उपर्युक्त प्रश्न में सही विकल्पों का अभाव है। वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना के पूर्व ही ध्वनि संप्रदाय स्थापित हो चुका था। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है दूसरा, रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि हैं। नाट्यशास्त्र है, इनकी रचना नाट्यशास्त्र है और इसका उत्तर विकल्प डी सही। चलिए इसकी व्याख्या देख ही चुके हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। आचार्य वामन का समय है 8वीं शताब्दी, यानी कि 800 ईसा पूर्व। इससे पहले भी देख चुके हैं। चौथा, रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन कैसा दृष्टिकोण है? वामन का कैसा दृष्टिकोण है? तो वामन का विशुद्ध सौंदर्यवादी दृष्टिकोण है, इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रीति के आधारभूत तत्व के रूप में वामन का दृष्टिकोण विशुद्ध सौंदर्यवादी रहा है। वामन के अनुसार रीतिरात्मा काव्यस्य विशिष्ट पद रचना रीति ही और काव्य शोभा या कर्तारो धर्मा गुणा, ये वामन के अनुसार दिया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 5वां, अधोलिखित आचार्यों का उनके काल क्रमानुसार आरोही क्रम है। तो चलिए देखते हैं आरोही क्रम देखते हैं। तो दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। आचार्य दंडी का समय है 7वीं शताब्दी। और आचार्य वामन जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, इनका समय है 8वीं शताब्दी। और मम्मट का समय है 11वीं शताब्दी। और आचार्य विश्वनाथ का समय है 14वीं शताब्दी। और पंडित जगन्नाथ का समय है, इनका समय है 17वीं शताब्दी। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प ए ही सही है। और चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। उपर्युक्त आचार्यों का काल क्रमानुसार आरोही क्रम इस प्रकार है। दंडी, इनका समय 7वीं
और अब आचार्य वामन का समय 8वीं शताब्दी, मम्मट का समय 11वीं शताब्दी और विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी तथा जगन्नाथ इनका समय 17वीं शताब्दी। और दंडी की कृति काव्यादर्श है, बहुत ही प्रसिद्ध है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है। वामन और इसके अलावा वामन की है काव्य अलंकार और काव्य अलंकार सूत्र, और मम्मट की काव्य प्रकाश, और पंडित जगन्नाथ की रस गंगाधर। इस प्रकार ये इस प्रश्न की व्याख्या रही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 6वां, काव्य का सर्वस्व कहा गया है। तो काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया, और अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आप सभी जानते ही हैं, इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, भामा है, भामा। चलिए इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। भामा ने अपने काव्य अलंकार नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हुए उसका विस्तृत विवेचना किया है। भामा के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने अलंकार विवेचना को और भी अधिक पुष्ट यानी कि मजबूत और विस्तृत किया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 7वां, काव्य हेतु संबंधी प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता हैं। तो चलिए देखते हैं। शक्ति निपुणता लोकशास्त्र काव्य धावेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षायाभ्यास इति हेतुस्त दुद्धभवे। तो ये पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति आचार्य मम्मट की है, विकल्प सी सही है। और चलिए इसकी व्याख्या भी देखते हैं। काव्य हेतु संबंधी उपर्युक्त पंक्तियाँ मम्मट द्वारा रचित हैं। मम्मट मूलतः ध्वनिवादी आचार्य ध्वनिवादी आचार्य माने जाते हैं, और इनकी रचना है काव्य प्रकाश, मम्मट की प्रमुख रचना है, जो कि परवर्ती साहित्यकारों के लिए उपजीव ग्रंथ है। अगला प्रश्न है 8वां, संगत युग्म का चयन कीजिए। संगत युग्म का चयन, तो काव्य प्रकाश है, काव्य प्रकाश ये मम्मट की है, आनंदवर्धन की नहीं, मम्मट की है। और काव्य आदर्श ये दंडी की है। और काव्य अलंकार सूत्र ये आचार्य वामन की है। इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और काव्य अलंकार ये दंडी, काव्य अलंकार ये भामा की है, काव्य अलंकार। तो इस प्रकार इसका उत्तर विकल्प सी सही है। उपर्युक्त सभी युग्मों विकल्प अर्थात काव्य अलंकार सूत्र वामन की रचना है, सुमेलित है, जबकि अन्य ग्रंथों का सुमेलन अभी पढ़ ही चुके हैं। अगला प्रश्न है 9वां, अदोषो सगुणों सालंकारी च शब्दार्थो काव्यम। यह इनमें से किस आचार्य का दिया हुआ लक्षण है? तो यह इनमें से दिए गए आचार्यों में से आचार्य क्षेमेंद्र, सॉरी दोस्तों, ये हेमचंद की पंक्ति है, विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य हेमचंद अपने ग्रंथ काव्यानुशासन में काव्य लक्षण को परिभाषित करते हुए कहते हैं, अदोषौ सगुणों सा अलंकारी च शब्दार्थो काव्यम, अर्थात दोषों से रहित गुण व अलंकारों से युक्त शब्द काव्य। अगला प्रश्न है 10वां, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, किसका कथन है? तो ये भरत मुनि का कथन है, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या, भरत मुनि का कथन है, नहीं रसाद्रते कश्चिदर्थ प्रवर्तते, अर्थात रस के बिना नाटक का कोई अंग प्रवृत्त नहीं हो सकता। यह कथन इन्होंने अपने यानी कि भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्यशास्त्र में कहा। सूची 1 के रचनाकारों को सूची 2 में लिखी उनकी कृतियों से समुचित मेल करके दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। सूची 1 में रचनाकार हैं, सूची 2 में कृतियाँ हैं। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश, और विश्वनाथ की रचना है साहित्य दर्पण, जयदेव की है चंद्रालोक, और दंडी की है काव्यादर्श। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा शाहबादा, विकल्प सी सही है। और देख ही चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। औचित्य को प्रश्न है अगला 12वां, औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? तो औचित्य को प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। ये औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो इसको देख लेते हैं, इसकी व्याख्या। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। इन्होंने अपने यानी कि क्षेमेंद्र ने अपने ग्रंथ औचित्य विचार चर्चा में काव्यात्मा के रूप में औचित्य को स्थापित किया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। काव्य संप्रदाय के प्रवर्तक प्रमुख ग्रंथ देखते हैं। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक भरत मुनि है, और भरत मुनि का प्रमुख ग्रंथ नाट्यशास्त्र है। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामा है, और भामा का काव्य ग्रंथ है यानी कि प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार। रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है, और आचार्य वामन की रचना काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ध्वनि संप्रदाय के आनंदवर्धन प्रवर्तक हैं, और आनंदवर्धन की रचना ध्वन्यालोक है।
और वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कुंतक हैं और कुंतक का प्रमुख ग्रंथ वक्रोक्ति जीवितम है। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं और इनकी रचना औचित्य विचार चर्चा है। कुछ महत्वपूर्ण काव्य शास्त्रीय ग्रंथ देखते हैं। 10 रूपक, इन 10 रूपक ये धनंजय की है, अलंकार सर्वस्व रुजक की है और रस गंगाधर ये पंडित जगन्नाथ की है और काव्य प्रकाश इससे पहले भी देख चुके हैं, मम्मट की है। उज्ज्वल नील मणि ये रूप गोस्वामी की रचना है। प्रश्न है 13वां, आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य के कितने अंग निर्धारित किए हैं? तो आचार्य क्षेमेंद्र ने 27 अंग निर्धारित किए हैं, यहाँ कोई भी विकल्प नहीं है। तो इसकी व्याख्या ही देखते हैं। आचार्य क्षेमेंद्र औचित्य संप्रदाय के संस्थापक हैं। इन्होंने 27 औचित्य के 27 भेदों का उल्लेख किया, जिनमें पद, वाक्य, प्रबंध, गुण, अलंकार, रस, क्रिया, कारक, लिंग, वचन, विशेषण, उपसर्ग, निपात, काल, देश, कुल, व्रत, तत्व, सत्य, अभिप्राय, स्वभाव, सार संग्रह, प्रतिभा, अवस्था, विचार, नाम, आशीर्वाद हैं। नोट दिया हुआ आयोग ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए यानी कि 28 माना, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो अभी देख ही चुके आचार्य क्षेमेंद्र हैं। अगला प्रश्न है 15, ध्वनि को काव्य की आत्मा ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, इनकी रचना है ध्वन्यालोक, विकल्प डी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। भारतीय काव्यशास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों व संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा की खोज से जुड़ा हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु काव्यस्य आत्मा ध्वनि अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन है और उनकी रचनाएं ध्वन्यालोक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 16वां, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य हैं, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर विकल्प सी सही है। प्रश्न है 17वां, काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रयोग आनंदवर्धन ने किया, विकल्प सी सही है। प्रश्न है 18वां, ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य यानी कि प्रवर्तक हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, विकल्प सी सही है। और चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न देखने से पहले हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं यानी कि आने वाले इससे बाद आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आने वाले, और दोस्तों बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी आपको वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो सीक्वेंस से पड़े हुए हैं, आप सभी वीडियो हमारे देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 19वां, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं? तो हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य डॉक्टर नगेंद्र हैं, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। हिंदी साहित्य में नगेंद्र को रसवादी आचार्य माना जाता है। इन्होंने अपने काव्य शास्त्रीय ग्रंथ रस सिद्धांत में रस और साधारणीकरण पर गूढ़ शास्त्रीय विवेचन किया। आनंदवर्धन ध्वनिवादी, क्षेमेंद्र औचित्यवादी और तथा राजशेखर रीतिवादी आचार्य हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 20वां, किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है? तो इनमें से आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्यात्मा माना है क्योंकि ये ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं आनंदवर्धन, और इनकी रचना ध्वन्यालोक आप सभी जानते ही होंगे। और इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया है। ध्वनि से उनका अभिप्राय कवि अनुभूति रूप कथ्य से है, जो वाचक शब्दों की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 21वां, निम्नलिखित दो कथनों में से एक स्थापना ए है और दूसरा तर्क यानी कि रीजन आर है। कोट में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। स्थापना दिया हुआ है यानी कि ए, भारत का नाट्यशास्त्र विविध ललित कलाओं का एकत्र सम्मेलन है। और चलिए देखते हैं रीजन यानी कि तर्क, क्योंकि यह ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। तो इनमें से ए और आर दोनों सही हैं, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्थापना सही है क्योंकि भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र में विविध ललित कलाओं का सम्मिश्रण है।
प्रस्तुत तर्क भी सही है, क्योंकि ये ग्रंथ भाषा शास्त्र, अलंकार शास्त्र तथा नाट्य शास्त्र कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस प्रकार स्थापना व तर्क दोनों सही। अगला प्रश्न 22, ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय आनंद वर्धन को जाता है। इससे पहले भी देख चुके हैं। आनंद वर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 23वां, जहाँ शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीत कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार ये किसका लक्षण है? तो यह लक्षण है ध्वनि का लक्षण है, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंद वर्धन है, और इनकी रचना ध्वन्यालोक है। आप सभी इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। प्रश्न 24वां, मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है। तो मिथक का घनिष्ठ संबंध होता है अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। और दोस्तों ये प्रश्न इधर उधर से नहीं लिए गए, ये प्रश्न पिछली परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों का संकलन है। तो देखिए, ये प्रश्न उत्तर प्रदेश 47वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में आया हुआ है 2019 में। और इसके बाद भी इन प्रश्नों को हम केवल प्रश्न ही नहीं देखते, केवल उत्तर इनका ही नहीं देखते, क्योंकि इसके अलावा हम व्याख्या भी देखते हैं। कभी कभी तो सीधे प्रश्न आ जाते हैं, तो और इसके अलावा कभी कभी तो इनकी हम व्याख्या पढ़ते हैं, उनसे भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इसका उत्तर विकल्प ए सही है। इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। मिथक का घनिष्ठ संबंध अतिमानवीय पौराणिक पात्रों से है। डॉक्टर नगेन द्वारा प्रस्तुत मिथक के वर्ग धार्मिक मिथक, प्राकृतिक मिथक और धार्मिक मिथक में उपास्य देवों के स्वरूप से संबंध मिथक, कर्मकांड संबंधी मिथक और मिथकी चिंतक आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेन, युंग, लेवी, स्ट्रॉस, फ्रायड आदि। प्रश्न है 25वां, किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो आनंद वर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है। विकल्प डी सही। गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंद वर्धन है। रीति और गुणों से संबंध आनंद वर्धन की मान्यताओं को जिस प्रकार परवर्ती काव्यशास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज उसी रूप में स्वीकार करते हैं। प्रश्न है 26वां, प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयसो इति। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्रा संवेते श्रेयसो इति, यह मत किस विद्वान का है? तो यह मत आचार्य राजशेखर का। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रतिभा व्युत्पत्ति मिश्र संवेते श्रेयसो इति राजशेखर की उक्ति है। वस्तुतः राजशेखर ने प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों को काव्य का श्रेयस्कर माना है। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद, कार्य इतरी प्रतिभा, भाव इतरी प्रतिभा माना है। प्रश्न 27वां, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया? तो इसका शुभारंभ आचार्य वामन ने किया। विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। वामन काव्यांगों के व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होता, वैदर्भी, गौंडी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, कांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द। प्रश्न 28वां, आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया? तो आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर काव्यांग का व्यवहार किया है। विकल्प डी सही है। ये डाइट प्रवक्ता परीक्षा 2014 में आया हुआ प्रश्न है, तो इसका उत्तर विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो काव्य हेतु इनमें से प्रेरणा को नहीं माना गया। विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। आचार्य भामा ने काव्य हेतु 3 भेद माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने भी शब्द भेद से इन्हें स्वीकार किया है। रुद्रट तथा कुंतक ने भामा की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया। राजशेखर ने शक्ति को ही मुख्य काव्य हेतु माना है। प्रश्न है 30वां, विशिष्ट पद रचना किस काव्यशास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? तो विशिष्ट पद रचना ये रीति संप्रदाय से संबंधित है, और इस रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य वामन है। विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 31वां, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना, काव्य को सजीव बनाना। विकल्प बी सही है। ये दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी परीक्षा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 32वां, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रससूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो इनमें से व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं है। क्षेमेंद्र, औचित्य,
संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। भरत मुनि ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया है, जो इस प्रकार है। विभावा अनभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। भरत मुनि थे। इस प्रकार रस सूत्र के व्याख्याकार हैं। आचार सिद्धांत और निष्पत्ति का अर्थ आधारित दर्शन। भट्ट लोलट इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और इसका निष्पत्ति अर्थ है उत्पत्ति, और इनका दर्शन मीमांसा दर्शन है। शंकुक इनका सिद्धांत है अनुमितिवाद, और इन निष्पत्ति का अर्थ है अनुमिति, और शंकुक का आधारित दर्शन है न्याय दर्शन। भट्ट नायक भोग इनका सिद्धांत है भोगवाद या भुक्तिवाद, और निष्पत्ति का अर्थ है भुक्ति, और दर्शन है सांख्य दर्शन। और अभिनव गुप्त इनका सिद्धांत है अभिव्यक्तिवाद, और निष्पत्ति का अर्थ है अभिव्यक्ति। इनका दर्शन है वेदांत दर्शन। आचार्य क्षेमेंद्र रस सूत्र के व्याख्याकार नहीं माने जाते। रस सूत्र की व्याख्या 11 आचार्यों ने की, जिनमें से प्रमुख उपर्युक्त 4 ही हैं। और भट्ट लोलट ने अपने सिद्धांत तद्रूपतानुसंधान शब्द का प्रयोग करते हैं, और शंकुक रस सूत्र की व्याख्या चित्र तुरंग न्याय का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 33वां। भारत मुनि के रस सूत्र में प्रयुक्त निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति किस आचार्य ने माना है? तो प्रमुख आचार्य भट्ट लोलट हैं, विकल्प बी सही है। और इस अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 34वां। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद किसका मत है? तो अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त का मत है, विकल्प ए सही है। और 35वां प्रश्न है नाट्य शास्त्र के रचयिता है। नाट्य शास्त्र के रचयिता आचार्य भरत मुनि है, विकल्प ए सही है। ये पीजीटी परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है, इसके बाद भी आने की संभावना बनती है। और अगला प्रश्न है 36वां। नाट्य शास्त्र के प्रणेता है, वही प्रश्न है, इसका उत्तर भी विकल्प बी भरत मुनि ही सही होगा। प्रश्न है 37वां। इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है? तो ये नाट्य शास्त्र ही है, विकल्प सी सही है। प्रश्न वही है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, अलग अलग परीक्षाओं में आया हुआ है, आप देख ही सकते हैं। प्रश्न है अगला 38वां। भरत मुनि के रससूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? तो आचार्य हैं भट्ट नायक, विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 39वां। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य हैं? तो प्रतिपादक आचार्य भट्ट नायक हैं, विकल्प सी सही है। प्रश्न है 40वां। भट्ट नायक का भुक्तिवाद किस दर्शन पर आधारित है? तो भुक्तिवाद आधारित है सांख्य दर्शन पर, और शंकुक का अनुमितवाद न्याय दर्शन पर आधारित है, और उत्पत्तिवाद या आरोपवाद ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है, जो कि भट्ट लोलट का है। और अभिव्यक्तिवाद जो कि शैव दर्शन पर आधारित है, ये अभिनव गुप्त का है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 41। भरत के रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है? तो इनका सिद्धांत कहलाता है अनुमितिवाद, ये न्याय दर्शन पर आधारित है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 42। रस सूत्र की अनुमिति व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? सेम वही प्रश्न है, लेकिन पूछने का तरीका बदल दिया गया है, इसका उत्तर विकल्प डी सही है। और ये टीजीटी परीक्षा 2010 में आया हुआ है, और इससे पहले पीजीटी परीक्षा 2002 में आया हुआ है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भरत मुनि के रस सूत्र की अनुमिति वाद पर आधारित व्याख्या किस आचार्य की है? तो ये आचार्य शंकुक की है। ये भी सेम वही प्रश्न है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश 46वीं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 में आया हुआ। अगला प्रश्न है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है? तो शंकुक द्वारा अनुमितिवादी, विकल्प बी सही है। और ये न्याय दर्शन पर आधारित है। प्रश्न है 45। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा अनुमितिवाद किसके मंतव्य पर आधारित है? तो ये शंकुक पर आधारित है। ये आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा 2009 में आया हुआ प्रश्न है, इसका उत्तर विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है 46। रस निष्पत्ति के संबंध में भट्ट लोलट का मत है? तो इनका मत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, ये मीमांसा दर्शन पर आधारित है, विकल्प बी सही है। प्रश्न नंबर 47। भट्ट लोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? तो इनके द्वारा प्रतिपादित उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, विकल्प ए सही है। और इनका दर्शन है मीमांसा दर्शन पर आधारित है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है 48। रसानुभूति के संबंध में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक हैं? तो उत्पत्तिवाद के संबंध संप्रदाय के जनक यानी कि उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इसके जनक हैं भट्ट लोलट, विकल्प डी सही। प्रश्न 49। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इनमें से भट्ट लोलट इनका उत्पत्तिवाद ये
युग्म सही है। और शंकुक का अनमितवाद ये भी सही है। आचार्य मम्मट का भुक्तिवाद ये गलत है। ये आचार्य मम्मट का नहीं है, ये भट्टनायक का है, भट्टनायक का। तो इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी सही है। और अभिनव गुप्त का ये अभिव्यक्तिवाद ये भी सही है, इसका उत्तर विकल्प सी। ये युग्म सही नहीं है, तो इसका उत्तर विकल्प सी सही है। और अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता किस आचार्य की है? तो ये आचार्य शंकुक की है। और इनका शंकुक की है। और ये इनका सिद्धांत अनमितवाद, ये अनमितवाद न्याय दर्शन पर आधारित है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या देखते हैं। रस निष्पत्ति के संबंध में चित्र तुरंग न्याय की मान्यता आचार्य शंकुक की है। भट्टनायक ने रस सिद्धांत के अंतर्गत साधारणीकरण व्यापार का सर्वप्रथम उल्लेख किया। अगला प्रश्न, रस विवेचन में चित्र तुरंग न्याय की कल्पना इनमें से किस आचार्य ने की है? तो ये शंकुक ने की है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, चित्र तुरंग न्याय का संबंध किस सिद्धांत से है? तो ये अनमितवाद से है। अनमितवाद ये न्याय दर्शन पर आधारित है, और ये शंकुक का है। अगला प्रश्न है, चलिए सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना। आचार्यों के नाम और सिद्धांत। भट्ट लोलट का सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। और शंकुक का अनमितवाद, ये भट्टनायक का भुक्तिवाद या भोगवाद। और अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। ये इस प्रकार इसका उत्तर होगा 4 3 2 1, 4 3 2 1, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। लोलट का उत्पत्तिवाद, शंकुक का अनमितवाद, भट्टनायक का भुक्तिवाद, अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद। दोस्तों, यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें, जिससे नोटिफिकेशन आपको तभी मिलता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम किया था साधारणीकरण का प्रयोग भट्टनायक ने किया था, विकल्प सी सही है। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम भट्टनायक ने किया। साधारणीकरण शब्द का प्रयोग भट्टनायक ने रस निष्पत्ति संबंधित भरत सूत्र की व्याख्या के लिए किया। उनके अनुसार काव्य और नाटक में अभिधा से भिन्न दूसरी भावकत्व शक्ति अपने व्यापार से विभावादि को साधारणीकरण रूप में प्रस्तुत कर स्थायी भाव को भाव्यमान बनाते हैं। ध्वनिवादियों ने लक्षणा और व्यंजना को स्वीकारते हुए साधारणीकरण में भावकत्व शक्ति का निषेध किया। अगला प्रश्न है 54, इनमें से कौन अलंकारवादी आचार्य नहीं है? तो इनमें से अलंकारवादी आचार्य इनमें से भट्टनायक, अलंकारवादी आचार्य आनंदवर्धन नहीं है, विकल्प डी से आनंदवर्धन। और ये ध्वनिवादी आचार्य हैं, विकल्प डी सही है। देखते हैं, केशवदास भामा जयदेव अलंकारवादी आचार्य हैं, जबकि आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य। आनंदवर्धन का प्रमुख ग्रंथ है ध्वन्यालोक। भामा को अलंकारवाद का संस्थापक माना जाता है। इनका प्रमुख ग्रंथ है काव्य अलंकार। आनंदवर्धन का प्रमुख ग्रंथ ध्वन्यालोक है, और भामा का है काव्य अलंकार है। प्रश्न 55, किस आचार्य ने दृष्टि यानी कि प्रीत और अदृष्टि यानी कि कीर्ति को काव्य प्रयोजन माना है? तो इनमें से वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, विकल्प सी सही है। और चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 56, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। तो महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है अनुमानवाद, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इनकी रचना व्यक्ति विवेक इनकी रचना है। महिम भट्ट की रचना व्यक्ति विवेक है, और इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अनुमानवाद सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 57, आचार्य भरत के रससूत्र के प्रथम व्याख्याता हैं। तो आचार्य भरत मुनि की रचना है नाट्यशास्त्र के प्रमुख व्याख्याता भट्ट लोलट हैं, और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और ये मीमांस दर्शन पर आधारित है, विकल्प ए सही है। प्रश्न 58, आचार्य भरत मुनि के बाद रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से किन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए? उनके नामों का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे पहले भट्ट लोलट, फिर शंकुक, फिर भट्टनायक, फिर अभिनव गुप्त, विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। और इसकी व्याख्या भी देखते हैं। भरत मुनि के रस निष्पत्ति को लेकर मुख्य रूप से जिन विद्वानों ने रस के विषय में अपने विचार दिए, उनके नामों का सही क्रम भट्ट लोलट, भट्ट शंकुक, भट्टनायक, अभिनव गुप्त, ये सभी हैं। और अगला प्रश्न, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व भोजकत्व की कल्पना किस
आचार्य ने की है। तो इनमें से भट्टनायक ने की है, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। और इसकी व्याख्या, रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व भोजकत्व की कल्पना सांख्य शास्त्री आचार्य भट्टनायक ने की और वे रस प्रक्रिया में भुक्तिवाद को मानते हैं। उन्होंने शब्द की 3 शक्तियाँ माना है, अभ्या, भावकत्व, भोजकत्व। अगला प्रश्न है 60वां, रस सिद्धांत की व्याख्या करके सबसे पहले दर्शक की महत्ता किसने स्वीकार किया? तो सबसे पहले स्वीकार किया है अभिनव गुप्त ने, विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न है 61, ब्रह्मानंद सहोदर किसे कहते हैं? तो ब्रह्मानंद सहोदर रस को कहते हैं, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रस को ब्रह्मानंद सहोदर या ब्रह्म स्वाद सहोदर, लोकोत्तर, चमत्कार, प्राण, वेदांत, स्पर्श, शून्य इत्यादि कहा जाता है। रस का सर्वप्रथम उल्लेख भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में किया था। अगला प्रश्न, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया, विकल्प डी सही, अभिनव गुप्त। और इसकी व्याख्या देखते हैं, उत्तर विकल्प डी से, रस को नाटक तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध अभिनव गुप्त ने किया था। और दोस्तों ये रहे काव्य शास्त्र के प्रश्न और इसके बाद हम काव्य गुणों के प्रश्नों को देखेंगे और ये वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। और हम आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि सेशन पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और यदि हमारे सभी वीडियो, इससे पहले हमने यूथ कंपटीशन बुक के 13,000 लगभग प्रश्नों को 120 वीडियो में व्याख्या सहित पढ़ चुके हैं, यदि आप उन सभी वीडियो को देखना चाहते हैं। और इसके अलावा हमने दोस्तों सरस्वती गोविंद पांडे की पुस्तक और पुनीत कुमार राय की पुस्तक भी, इन दोनों पुस्तकों को विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। और इन सभी वीडियो को आप यदि देखना चाहते हैं तो अभी आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिखाई देगा, उसमें क्लिक करके हमारे सभी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।